है ना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कल का आप सबको मैं पेपर के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा कि पीएससी का एग्ज़ाम कल आपने दिया कैसा रहा। साथ में हमारे क्लास से, है ना, हमारे जो क्लास लिया गया था उससे कितने क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिले। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी पीएससी को लेकर, है ना, जितनी भी कक्षाएँ आई थी 1.5 महीने के अंतर्गत, वहाँ से आपको एक 40 क्वेश्चन, कितने तो 41 क्वेश्चन क्या है देखने को मिले हैं। ठीक है, जिनमें से 35 से 38 क्वेश्चन जो है, जैसा जो है आपको वीडियो में जैसा बताया गया है, पढ़ाया गया है, डायरेक्ट वैसा ही आया था, है ना, करंट अफेयर और कुछ चीज़ों को मिला के, है ना, करंट अफेयर और जो सब्जेक्ट वाइज जो पेपर है ना, उन चीज़ों को मिला के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे, है ना, जिसमें क्या है जो ब्रिटिश कालीन जो, ठीक है, जैसे क्राफर्ड के बारे में पूछा गया था। ठीक है, उनका क्या पूछा गया था, शासन का कालक्रम के किस मतलब चरण में वो आए थे, है ना, 1 2 3 4 करके ऐसा करके पूछा गया था। ठीक है, जिसमें कैप्टन एडवर्ड के बारे में बताना था, मिस्टर क्राफर्ड के बारे में बताना था, है ना, जेनकिंग्स के बारे में बताना था। तो एक्चुअल में इसको मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ था, लेकिन उनका क्रम नहीं बताया हुआ था। ठीक है, फिर भी जो क्लास है हमारा क्या है सीक्वेंस में था, तो आप वहाँ से कोरिलेट करके उस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ें, ये तो पूरी बात हो गई पहले पेपर की, है ना। पहले पेपर में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन जो यहाँ क्लास से आया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 35 से 38 क्वेश्चन जैसा आपको पढ़ाया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन वैसा ही आया है। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा थे जो क्या हुए थे, थोड़े से घूमे हुए थे। ठीक है, चलिए ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। सी सेट के बारे में जैसा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी ग्रामर जैसा मैंने आपको बताया था, है ना, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उसके एक दिन पहले मैंने रीजनिंग को, है ना, रीजनिंग में जो बैठक व्यवस्था थी उसको पढ़ाया हुआ था, दिशा को पढ़ाया हुआ था, और दिशा के बाद एक और क्लास आपकी आई थी पहली की। ठीक है, इन तीनों से भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्या सी सेट में देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए अब आपकी क्लास जो है पीएससी की क्लास हम लोग कल जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है, आपका एग्जाम होता है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, पीएससी मेंस, अब मेंस का क्लास हम लोग आगे चालू करेंगे। तो प्री की चीज़ें आपको यहाँ से क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। और अब आपके लिए जो नई बैच बनेगी, ठीक है, अब जितनी भी क्लासेस आएंगी जिसको मैं लूँगा जीएस सेक्शन में, है ना, चाहे वो साइंस से हो या किसी भी अदर सब्जेक्ट का, अगर जीएस के अंतर्गत वो आता है, ठीक, तो अब क्लासेस 2 तरीके की जाएंगी। एक क्लासेस आपका प्रयोगशाला परिचारक, है ना, डेडिकेटेड क्लास किसके लिए आएगा, प्रयोगशाला परिचारक के लिए। और दूसरा जो डेडिकेटेड क्लास आपको मिलने वाला है वो रेलवे एनटीपीसी, है ना, वो जो है रेलवे एनटीपीसी के लिए, साथ में रेलवे टेक्नीशियन के लिए, और रेलवे एलपी का जो प्री होगा, ठीक है, रेलवे एलपी प्री, रेलवे का जो टेक्नीशियन और एनटीपीसी, इसके लिए डेडिकेटेड। ठीक है, तो अब से हम लोग 2 वीडियो जो मेरी आएगी उसमें एक वीडियो जो है प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को क्या होगा, पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा, और दूसरा जो वीडियो है जो आपको इवनिंग में मिलता है वो आएगा, वो जो है रेलवे एग्जाम को डेडिकेटेड होगा, जिसमें एलपी का जो है जो प्री एग्जाम होता है CBT 1 वो केवल ही शामिल रहेगा, है ना, और जो एलपी का CBT 2 एग्जाम है उसको हमारे सीनियर सर माननीय श्री खरे सर के द्वारा उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझना है कि पहला वीडियो जो है प्रयोगशाला परिचारक के लिए रहेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, वो केवल प्रयोगशाला परिचारक को ही डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्लास जो है आपको रेलवे को डेडिकेटेड रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते थे, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बेसिक थ्योरी से ही क्वेश्चन क्या करते थे, पहले थ्योरी पढ़ाया जाता था, क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी के साथ ही पढ़ाता था, बताता था कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब हम लोग इसको MCQs के सीरीज में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक MCQs के ही तरीके से, है ना, हो सकेगा तो मैं चैप्टर वाइज भी लाऊंगा और कभी नॉन चैप्टर वाइज भी, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट को एक ही क्लास में ला दिया जाएगा 50-60 क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस तरीके से हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, और आज का जो क्लास है ये जो है प्रयोगशाला परिचारक को डेडिकेटेड है, याद रखना आप। ठीक है, किसको, तो प्रयोगशाला परिचारक, दिख रहा है, और प्रयोगशाला परिचारक के तहत ये देखिएगा आपका जितने भी, है ना, जब प्रयोगशाला परिचारक हो, प्रयोगशाला असिस्टेंट का हो, है ना, ये प्रयोगशाला के क्लास के लिए क्या है, सूटेबल है। चलिए ठीक है, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। ठीक है, जैसे देखिएगा कल ओजोन, है ना, ओजोन परत की इकाई, है ना, ओजोन परत की मापने की इकाई की जिसका डप्शन उसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया था आपको, जब हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर तो उसमें आपको बताया हुआ था मैंने।
ठीक है, ओजोन से रिलेटेड जो चीजें हुई थी तो उसमें देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, और आपको ऑप्शन दिया गया है समय, गति, दूरी और प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको पहले भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष के बारे में याद रखना है, ये दूरी की इकाई है ना, किसकी, तो दूरी की। इसके द्वारा क्या किया जाता है, दूरी की गणना की जाती है, किसकी, तो दूरी की। ठीक है, और आपको इसमें कुछ और चीजें मैं, है ना, इसमें खैर इतनी चीजें आप याद रखना, ज्यादा चीजें क्या है इस पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में आपको थोड़ा सा स्टेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऊपर से ही। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो अंदर से रहेंगे वो तो आपको साइंस से दिखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बायोलॉजी से। ठीक है, तो बेसिक अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है दूरी, और प्रकाश वर्ष क्या, इसमें क्या किया जाता है, दूरी की गणना की जाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप याद रखेंगे ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर का मात्रक क्या है आपको बताना है, प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का और आवेश का। ठीक है, तो ओम मीटर किसकी इकाई है ना, ओम मीटर किसकी इकाई है, किसका मात्रक है, तो आपको याद रखना है प्रतिरोधकता का, किसका, तो प्रतिरोधकता का। ठीक है, प्रतिरोधकता का। ठीक है, ओम मीटर किसकी इकाई है, तो आपको बताना है प्रतिरोधकता का। चलिए इसी में देखते हैं कुछ चीजें। ठीक है, जो मात्रक से ही संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक, दूरी, दूरी को मापते किससे है, दूरी का मात्रक क्या है, तो यहाँ पे है दूरी का मात्रक, याद रखना मीटर, क्या है, तो मीटर। समय, समय की इकाई क्या है, या समय को मापते किससे हैं, तो आपको याद रखना है सेकंड से, समय को किससे, तो सेकंड से। साथ ही जो ताप है ना, ताप को किससे मापा जाता है, तो याद रखेंगे केल्विन से, किससे, तो केल्विन से। ये प्रश्न ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ भी जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो ठीक, इसको क्या करें, सीरियस लें। ठीक है, इसको मजाक न ले, नहीं तो आपके साथ मजाक हो जाएगा पेपर में। ठीक है, अगला है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो आपको बताना है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये दूरी है ना, प्रकाश वर्ष क्या करता है, प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी की गणना की जाती है, दूरी को मापते हैं। उसी प्रकार ओम मीटर है ना, प्रतिरोधकता को बताता है, दूरी को हम लोग मीटर से मापते हैं, साथ ही समय को सेकंड से, ताप को केल्विन से और द्रव्यमान को केजी से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अदिश राशि है ना, अदिश राशि कौन सी है बताना है, बल, दाब, वेग और त्वरण, है ना, बल, दाब, वेग और त्वरण में अदिश राशि कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ अदिश राशि से संबंधित प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है, क्या चीज है, तो अदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशि में आपको याद रखना है, ऑप्शन है आपका बल, दाब, वेग और त्वरण। ठीक, तो अब एक चीज याद रखना, अब दाब जो है अदिश राशि है। ठीक है, दाब जो है अदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में आपको याद रखना है, अदिश राशि में केवल क्या होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में क्या मौजूद नहीं होता, तो दिशा मौजूद नहीं होती। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, अदिश राशि में देखेंगे, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो अदिश राशि के अंतर्गत क्या आता है, अदिश राशि यहाँ पे दाब है। ठीक है, साथ ही आप याद रखेंगे दूरी, चाल, शक्ति, ठीक है, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, घनत्व, कार्य, आवेश, विभव, आवृत्ति,
ठीक है। और साथ ही एक याद रखना है विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ पर आप देख पाएंगे, है ना, मैंने आपको क्या बताया अदिश राशि के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि अदिश राशि कौन सी राशि है, ठीक है, और साथ में 4 ऑप्शन थे जिसमें से दाव आपका आंसर आएगा। तो देखिए अदिश राशि में केवल परिमाण होता है ना, दिशा नहीं होती। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है सदिश राशि कहलाती है। तो अदिश राशि के लिए क्या होगा, वह भौतिक राशि जिसमें, है ना, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। और अदिश राशि का आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, दाब जो है अदिश राशि है, दूरी, चाल क्या है, अदिश राशि है, शक्ति और ऊर्जा अदिश राशि है, क्षेत्रफल, द्रव्यमान और आयतन, ठीक है, क्षेत्रफल, द्रव्यमान और आयतन अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है, लंबाई और घनत्व अदिश राशि है, साथ ही कार्य, आवेग और विभव, है ना, कार्य, आवेग और विभव भी अदिश राशि है, और आवृत्ति और विशिष्ट ऊष्मा भी क्या है, आपकी अदिश राशि है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इसी प्रकार देखिए अब हम लोग सदिश राशि के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, वो सदिश राशि पर आधारित है और इसमें पूछा गया है कि देखिए 4 ऑप्शन में आपको बताता हूँ, विस्थापन, त्वरण, बल और आयतन। ठीक है, इसमें कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक, तो सदिश राशि नहीं कौन होगा, ठीक है, देखिए अदिश राशि के लिए क्या होता है, केवल उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सदिश राशि वह राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, सदिश राशि में परिमाण और साथ ही दिशा दोनों होती है। ठीक है, अब सदिश राशि की मैं बारे में आपको बताता हूँ कि सदिश राशि कौन कौन सी राशियाँ हैं। तो याद रखेंगे, वेग सदिश राशि है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सदिश राशि है। उसी प्रकार संवेग, है ना, संवेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण, है ना, त्वरण सदिश राशि है, भार सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र ये भी सदिश राशि के अंतर्गत आता है, चुंबकीय क्षेत्र ये भी सदिश राशि ही है। चलिए इसी में हम लोग आगे देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, अगला आपको देखने को मिलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी क्या है, सदिश राशि है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, साथ ही आवेग सदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है, ताप और प्रवणता, ठीक है, ताप और प्रवणता ये क्या है, सदिश राशि है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको देखने को किसके बारे में मिला था, देखिए ये था सदिश राशि। सदिश राशि में आपको याद रखना है परिमाण और दिशा दोनों होती है, और सदिश राशि के उदाहरण देखेंगे, वेग, विस्थापन, संवेग, बल, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, आवेग, बल आघूर्ण, ताप और प्रवणता जो है क्या है, तो सदिश राशि है। अदिश राशि में आप लोगों ने देखा दाब, दूरी, चाल, और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। शक्ति, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, घनत्व, कार्य, ठीक है, कार्य के बारे में याद रखना है, अदिश राशि है। आवेश, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा ये सब क्या है, तो अदिश राशि है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको रेडियो सक्रियता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रेडियो सक्रियता, ठीक है, रेडियो सक्रियता से संबंधित है। पहले तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, रेडियो सक्रियता के बारे में क्वेश्चन में कैसे दिया गया है। रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है आइंस्टीन, सॉरी है ना, ये दूसरी चीजें हो गई। यहाँ से एक चीज याद रखना, मैं एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा था। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था कि रेडियो सक्रियता की जो इकाई या मात्रा कौन सी नहीं है, तो हो जाएगी आइंस्टीन। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या क्या है। तो इसमें आएगा बेकुरल, ठीक है, बेकुरल याद रखना। ठीक है, कल ये क्वेश्चन में मैंने, है ना, जो हम लोग रघु जी तृतीय के समय,
ठीक है, जो कवि थे उनके कवि में एक ही कवि के बारे में मैंने बताया हुआ था, कल के सीजीपीएससी में क्वेश्चन आया होता है ईशान देव के बारे में। ठीक है, उसके बाद उनके साथ 2 और कवियाँ थी, है ना, जिसको मैंने कहा वीडियो के माध्यम से आपको बताया नहीं था। ठीक है, उसी तरीके से मैं रेडियो सक्रियता की केवल एक मात्रा के बारे में नहीं बताऊंगा, जबकि इसकी जितनी भी मात्राएं हो सकती हैं उन सब के बारे में देखिएगा। बेकुरल, रदरफोर्ड, याद रखना है ना, क्या तो रदरफोर्ड और साथ ही क्यूरी। पहली बात तो आप ये जानिए कि बेकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी ये क्या है, ये वैज्ञानिक है। इन्होंने किसकी खोज की, तो रेडियो सक्रियता से संबंधित चीज़ों की इन्होंने खोज की है ना। और रेडियो सक्रियता की खोज याद रखेंगे हेनरी बेकुरल ने कब की, तो 1896 को। ठीक है, 1896 में हेनरी बेकुरल ने, है ना, हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की और उनके नाम पर ही इसका क्या मात्रक का नाम रख दिया गया है। ठीक है, और रेडियो सक्रियता की जो याद रखेंगे ऐसे ही मात्रक को क्या होता है, बेकुरल होता है। रेडियो सक्रियता की जो आप ऐसे ही मात्रक याद रखेंगे वो क्या है, तो बेकुरल होता है। और एक बेकुरल का अर्थ 1/6 प्रति सेकेंड होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इतने ही याद रखेंगे कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, तो उसमें आता है बेकुरल, रदरफोर्ड, क्यूरी। और रेडियो सक्रियता के ऐसा ही जो है ना, ऐसे ही मात्रक क्या है, बेकुरल है। और रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में बेकुरल हेनरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो बेकुरल हेनरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में, है ना, और हम लोगों को जो टारगेटेड एग्जाम है प्रयोगशाला परिचारक यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक, अब देखिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे विद्युत धारा। ठीक है, अब देखिएगा विद्युत धारा की इकाई के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन दिया है कूलाम, वोल्ट, वाट, एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है एम्पियर। क्या है, तो एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है एम्पियर। इसी में आप देखेंगे विद्युत आवेश। ठीक है, क्या, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो ये होता है कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो याद रखना है कूलाम। और साथ ही विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव, विद्युत विभव की इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है वोल्ट। क्या याद रखना है, वोल्ट, है ना। और इसी में जो शक्ति है, शक्ति की इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है, तो आपको याद रखना है वाट। देखिए जो विद्युत धारा होती है ना, तो विद्युत धारा की मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होती है, तो होती है एम्पियर, आपको याद रखना है। उसी में जो विद्युत आवेश होता है उसकी इकाई क्या होती है, तो आपको याद रखना है कूलाम। ठीक है, जो विद्युत विभव है इसकी इकाई क्या होती है, तो आपको याद रखना है वोल्ट। विद्युत विभव की क्या होती है, वोल्ट, और शक्ति की क्या होता है, वाट। ठीक है, शक्ति का क्या होता है, वाट। ये दोनों कहाँ इस्तेमाल होते हैं, आपके घर में। ठीक है, ये इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है, बल्ब में और मीटर में। ठीक है, इसीलिए इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे, विद्युत विभव जो वोल्ट है और शक्ति जो वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर्ट्ज, हर्ट्ज से संबंधित क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में, है ना, छत्तीसगढ़ में हाल ही के दिनों में देखने को मिले हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम का नाम एकदम करेक्ट आपको, है ना, मैं बता दूंगा कि संभावित नाम, तो आप बोलेंगे सर वो एग्जाम में दिखा ही नहीं। इससे अच्छा याद रखेंगे अभी हाल ही में, है ना, इसी साल के अंतर्गत जो एग्जाम हुए थे, पिछले साल कहने का मतलब 2023 में, वहाँ मैंने कि कोई एग्जाम दिया था। आई थिंक ये मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास जो वो लग गया था यार। ठीक है, ये पिछले साल ही मैं दिया हूँ 23 में, उसी में पूछा गया था हर्ट्ज किसकी इकाई है, तो आपको याद रखना है आवृत्ति। ठीक है, हर्ट्ज की इकाई क्या होती है, आवृत्ति। ठीक है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो आवृत्ति को। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को क्या पूछा गया, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है या नापा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग आवृत्ति को। ठीक है, देखिए इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है। ठीक है, इसको बेसिकली इस तरीके से समझिए, जब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो आप तक जाता कैसे है। ठीक है, ध्वनि क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, और है ना, आपके करेक्शन को हमारे जो है उसमें सुधार अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हमारे जो टेक्निकल मैनेजर साहब हैं उनके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, आपको हार्ट दे दिया जाएगा, लाइक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती कैसे है। मैंने यहाँ से कहा, है ना, हमारे साहब को, है ना, सोम भैया। ठीक है, तो सोम भैया उनको सुनाई देता है क्या, तुरंत सुनाई देता है, चंद मिनट बाद
ठीक है, चंद सेकंड बाद, मिनट बाद नहीं कहना चाहिए, चंद सेकंड बाद। तो मैंने जब बोला सोम भैया, तो यहाँ से क्या होती है, तरंग निकलती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरे मुंह से निकला, आसपास में क्या होते हैं, वायुमंडल होती है ना, वायुमंडल में ही रहते हैं भाई, उसी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, किसके, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों के, ठीक है। तो ध्वनि कौन सी तरंग है पहले आप मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं उस चीज को क्या है डिटेल में एक्सप्लेन क्लास में किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होती है, छोटे छोटे कण होती हैं, तरंगे होती हैं, वो क्या करती हैं, मेरे बोलने के बाद आपस में टकराती हैं, और वो क्या करती हैं, एक स्थान से टकरा के फिर दूसरे में टकराती हैं। तो क्या होता है, इनके बीच कंपन होने लगता है, और मेरी आवाज जो है कहाँ तक जा पाती है, सोम भैया तक जा पाती है, ठीक है। तो आप समझेंगे इसी में, तो इसी को बोला गया है हर्ट्ज, है ना। कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और हर्ट्ज से आवृत्ति को माप की जाती है, हर्ट्ज से किसको मापा जाता है, आवृत्ति को। और इंसान में देखिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बाद में, कई बार, बाद में कहने का मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की जो श्रव्य क्षमता होती है कितनी होती है, ठीक है। वो उसको क्या, मनुष्य जो सुनता है ना जिस आवृत्ति को, उसको किस में मापते हैं हम लोग, हर्ट्ज में, है ना, किसमें, तो हर्ट्ज में। और मनुष्य कितने को सुनता है, तो याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो तरंगे होती है ना, श्रव्य तरंगे, क्या, श्रव्य तरंगे, ठीक है, उसी को ही मनुष्य क्या कर पाता है, सुन पाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही जो होना चाहिए आवाज, उसी को आदमी सुन पाएगा, इससे कम है नहीं सुन पाएगा, इससे ज्यादा को भी नहीं सुन पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देखिएगा, इसमें राशि दे दिया गया है ना। राशि कौन कौन सा दिया है, प्रतिबल, बल, दाब और विकृति। और इस क्वेश्चन में, है ना, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किस राशि का मात्रक नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रतिबल, है ना, प्रतिबल, उसके बाद आगे दिया हुआ है बल, ठीक है, बल के बाद फिर आगे दिया हुआ है आपका विकृति, ठीक है। इसमें से क्या आप नहीं सुने हो जी, बताओ। और यह है दाब, है ना। पूछा गया है कि इसमें कौन सी है जिसका क्या कोई मात्रक ही नहीं है। तो याद रखेंगे ये जो विकृति है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। एक तरफ से कह सकते हैं विकृति कोई भौतिक राशि ही नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे क्या कि विकृति क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और इसी में हम लोग देखते हैं प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल का जो ऐसा ही मात्रक है, इसके बाद याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और साथ ही जो बल है, ठीक है, बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो केवल न्यूटन, याद रखेंगे। और दाब, दाब का, है ना, ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है पास्कल, क्या होता है, तो पास्कल, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे कि विकृति की क्या होती है, कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का आपको पास्कल मिलेगा, और बल का आपको जो है न्यूटन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एंगास्ट्रम, ठीक है, एंगास्ट्रम या ट्राम, ठीक है। एंगास्ट्रॉम, इसकी इकाई क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की और वेग की, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, तो आपको बताना है क्या होगा। इसकी इकाई होगी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसकी इकाई क्या होगी, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या होगी, तो आपको याद रखना है तरंग दैर्घ्य। इसी में और ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही आवृत्ति की जो अंतरराष्ट्रीय मानक होती है, जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, यहाँ पे कहीं पर तो पढ़ा है आवृत्ति, हाँ, ये हर्ट्ज, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा हूँ। और उसके बाद आपको देखेंगे वेग का ऐसा ही मात्रा का याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको हाल ही मैंने, है ना,
हमारे यहाँ जो बच्चे एसआई के लिए आए हुए थे, सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए बच्चे आए हुए थे, उनसे पूछा हुआ था मैंने, ठीक है। तो क्या है, वहाँ भी वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जा रहे थे, ठीक है, जिसको कहते हैं ज्ञान की कमी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो वेलोसिटी और वेग है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को, है ना, परिचारक के एग्जाम में मिल सकते हैं। तो वेग के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, कि वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक, देखिए अब ध्वनि की प्रबलता को किससे मापा जाता है, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता को किससे मापा जाता है, तो याद रखेंगे आयाम, है ना, ध्वनि की प्रबलता को किससे मापा जाता है, तो याद रखेंगे आयाम से। ठीक, अब देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दूरी की, ठीक है, और कैसी दूरी, तो उससे भी ज्यादा अगर डीप में क्वेश्चन कहीं जाता है तो खगोलीय दूरी की, है ना, कहाँ से प्रकाश वर्ष किसकी, है ना, प्रकाश वर्ष, है ना, किसकी मात्रक है, तो याद रखना है खगोलीय दूरी की। और इसमें आप लोग याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, इसके बराबर जो है एक प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है, और इसका मान है 9.46 गुणित 10⁻15, है ना, 10⁻15 मीटर। ठीक है, और साथ में कभी दूरी के साथ समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा, समय इकाई कौन सी नहीं है आपको बताना है ना, समय इकाई नहीं है ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक है वर्ष, एक ऑप्शन दिया हुआ है दिन, ठीक है, अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रकाश वर्ष, ठीक है, और इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका घंटा, ठीक है। इसमें यह पूछा गया है कि इसमें समय की इकाई कौन सी नहीं है, तो देखिए वर्ष तो है भाई, वर्ष तो समय को ही बताता है, घंटा, ठीक है, ये 1 आवर्स वाली बात है, 1 घंटा 2 घंटा, है ना, उस तरीके के घंटा को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है दिन, ठीक है, ये जो है क्या है, दिन, तो दिन भी क्या है, समय को बताता है। देखिए हमारे मैनेजर साहब जो है ना, टेक्निकल मैनेजर साहब थोड़े हंस लिए, घंटा बोला, क्योंकि आजकल के ये यूथ का क्या है, एक तरफ से फेवरेट वर्ड है ना, साथ ही हमारे, है ना, एक प्रिय जन है, उनके द्वारा भी इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और खैर चलिए, ये सब चलते रहता है आजकल के दिन में, लोगों के बीच मल्टीटास्किंग कम्युनिकेशन जो है होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे समय की इकाई कौन सी नहीं है, तो आपको बताना है, ये जो प्रकाश वर्ष है क्या है, समय की इकाई नहीं है, ठीक है, समय की इकाई नहीं है, इसको मैंने प्रकाश वर्ष को बताया था, ये दूरी की इकाई है, किसकी, तो खगोलीय दूरी की, है ना भाई, खगोलीय दूरी कहने का मतलब आकाश मंडल वाली दूरी की इकाई है वो, ठीक। अब यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष हम लोग क्या किए हैं, याद रखिए दूरी है, और 9.46 × 10⁻15 मीटर, याद रखिए एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू वो होता है। और साथ ही प्रकाश की गति, ठीक है, साथ ही हम लोग प्रकाश की गति के बारे में देखते हैं, तो प्रकाश की गति किसके बराबर होता है, तो याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रकाश की गति किसके बराबर होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष और प्रकाश की गति का आपको याद रखना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल, है ना, गणित के जैसे प्रश्न पूछा जाता है, वैसे प्रश्न में इसको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बीच में 1 2 3 क्लास ऐसे लाएंगे, है ना, जैसे कि हफ्ते में 5 दिन अगर आपका क्लास चलता है 6 दिन, तो 2 क्लास कोशिश किया जाएगा लास्ट आपके एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, है ना। अभी तो थ्योरी चीजें, थ्योरी वाली चीजों को, है ना, जो जरूरी चीजें उनको वीडियो के माध्यम से लाया जाएगा। एग्जाम का जब डेट क्लियर हो जाएगा तो आखिरी के 1 हफ्ते में हम लोग केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, निर्वात एवं वायुमंडल प्रकाश की गति क्या देखने को मिला, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब इसी में देखते हैं पानी, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल कहाँ अधिक होती है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि प्रकाश की चाल कहाँ अधिक होती है। तो देखते हैं पानी में प्रकाश की चाल क्या है,
कांच में प्रकाश की चाल क्या है और नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या है, इससे संबंधित एक क्लास पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, है ना। आज के 2 या 3 दिन पहले क्लास में ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिला था, ठीक है। ये किस में आया था तो याद रखना, ये पीएससी के जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, उस सॉल्व क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पानी में जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, पानी क्या होता है, माध्यम होता है, कांच भी क्या होता है, माध्यम होता है, ठीक है। तो पानी जो माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल कितनी है तो याद रखना है 2.25 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। पानी में आपको याद रखना है प्रकाश की चाल कितनी है तो 2.25 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार आप लोग याद रखेंगे कांच में, किसमें तो कांच में, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो उसी प्रकार कांच में आपको जो चाल है ना, कांच में जो प्रकाश की चाल है वो कितना मिलता है आपको वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार एक बार नायलॉन से संबंधित चीजों में भी प्रश्न आपको पूछा गया था, तो नायलॉन को भी आप याद रखेंगे 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, सभी चीजें में हम लोग प्रकाश की चाल को नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी प्रकार उच्च वेग, किसको तो उच्च वेग, ठीक है। उच्च वेग को किसमें पूछा गया है, क्वेश्चन था इसमें कि सूची 1 और सूची 2, ठीक है, इनको साथ में सुलमित करना है और कूट का प्रयोग करके उत्तर बताना था, जिसमें उच्च वेग को मिलाना था, ठीक है। और साथ ही तरंग दैर्घ्य भी दिया हुआ है ना, क्या तो साथ ही तरंग दैर्घ्य भी दिया हुआ है और उसके बाद दाब भी दिया हुआ है, ठीक है, क्या तो दाब दिया हुआ है और उसके बाद जो है ऊर्जा, और क्या देखने को मिला है ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई रेस्ट कर लेना, मैं हूँ, टेंशन ना ले, ठीक है। उच्च वेग को याद रखेंगे मैक से मापा जाता है, ठीक है ना। मैक क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल पता है ना, ठीक है, जो उसकी गति है ना, उच्च वेग वाली गति, उसी को मैक से मापा जाता है, ठीक है। देखते हैं तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, मैंने बताया था। दाब का पास्कल होता है, इसको भी मैंने बताया था। और ऊर्जा का जूल होता है, ये भी मैंने क्या हुआ था, बताया हुआ था। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इन सब चीजों को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चीज पहले भी क्या हो गई है, आ गई है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए त्वरण का याद रखेंगे मीटर प्रति मीटर, ठीक है। त्वरण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना, त्वरण की मात्रा क्या होती है तो याद रखना है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार बल, ठीक है, बल का क्या होता है तो याद रखना है न्यूटन, ठीक है। कार्य क्या आप याद रखेंगे जूल, ठीक है। और आवेग का न्यूटन सेकेंड, ठीक है, आवेग का क्या होता है न्यूटन प्रति सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, हाँ एक माइक्रोन, ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है, याद रखेंगे 1 माइक्रोन, ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होते हैं बताना है आपको, तो याद रखेंगे 1/1000 mm मिलीमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर ते होता है किसके बराबर 1/1000 mm, है ना, मिलीमीटर के बराबर होता है। या इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, या 10⁻⁻6 मीटर। और ज्यादातर प्रश्न इसी से आता है, ठीक है, ज्यादातर प्रश्न किससे आता है, मीटर में इसको पूछा जाता है। तो 1 माइक्रोन का जो वैल्यू है आपको याद रखना है 10⁻⁻6 मीटर, कितना तो 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मिटा देता हूँ, ठीक, उसके बाद उन सब चीज़ों को फिर से यहाँ पे क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, वो सबको क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मात्रक से संबंधित सारे एग्जाम में, है ना, जहाँ से भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे ही रहेंगे, इससे बाहर जब क्या होगा, प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। या किसी भी एग्जाम में हो, स्टेट पीसीएस का हो, किसी भी व्यापम में हो, या एमपी का हो, यूपी का हो, कहीं का भी एग्जाम हो, ठीक है। मात्रक से जो प्रश्न बनेंगे वो केवल आज की वीडियो से ही बनेंगे, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जब तक कि कोई नया मात्रक, कोई नया वैज्ञानिक, है ना, किसी अलग तरीके का शोध ना हो जाए, ठीक है। खैर इस शोध कार्य में हमारे जो है टेक्निकल साहब सोम जी भी लगे हुए हैं कि किसी नया तरीके का वो क्या कर सके, मात्रक का उत्पन्न कर सके, है ना, आविष्कार कर सके। चलिए
देखिए एक पिकोग्राम, ठीक है, एक पिकोग्राम साउंड ही है ना, साउंड को ही मापता है, याद रखेंगे। और इसका एक पिकोग्राम का मात्रक क्या होता है या ये किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 10⁻⁻12 ग्राम का, ठीक है, 10⁻⁻12 ग्राम का ये क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक। पिकोग्राम से संबंधित चीजें भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत पहले आया होता 1997-98 में, ठीक है, 1997-98 में किसी एग्जाम में, है ना, स्टेट पीसीएस एग्जाम में आया हुआ था। बाकी पिकोग्राम से संबंधित चीजें आपको याद रखनी है ना, बहुत पहले पूछा गया है, ठीक। अभी हाल ही के दिनों में पिकोग्राम से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए हैं, फिर भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, बहुत छोटा सा है तो याद रखेंगे, ठीक है। नैनोकण, ठीक है, नैनोकण के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि नैनोकण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, ठीक है, नैनोकण, ठीक। नैनोकण का आकार पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो याद रखना 1 nm से 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोकण के आकार कितने बीच होता है, तो देखो नैनोकण के लिए एक चीज होना जरूरी है, क्या, उसका आकार जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच ही होना चाहिए। अगर 100 नैनोमीटर से ऊपर हो गया तो क्या होगा, नैनोकण नहीं कहलाएगा। साथ ही है ना 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर देखिए आप, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो यहां पे याद रखना है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नैनोमीटर तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो याद रखना 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। पार्सेक याद रखेंगे, पार्सेक मात्रक किसका है, तो दूरी का, ठीक है, पार्सेक मात्रक किसका है, तो दूरी का, ठीक है, ठीक। चलिए यहाँ पे पार्सेक का मैं, है ना, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। पहली चीज तो याद रखना है पार्सेक जो है दूरी का मात्रक है, और एक पार्सेक किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। इसको और डिफाइन करेंगे तो आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 10⁻ कितना 16 मीटर, ठीक। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो ये होता है, आपको याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष, कितना, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, और ये इक्वल होता है किसके बराबर, इसको और आगे डिफाइन करने पे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई ये पूछा जाएगा तो आपको बताना है फर्मी मीटर, क्या आएगा, फर्मी मीटर, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी मीटर, ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है फर्मी मीटर, है ना, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी मीटर में आप क्या याद रखेंगे, फर्मी मीटर। देखिए एक माइक्रोन कितना होता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, 10⁻⁻6 क्या होता है, मीटर, ठीक। और 1 नैनोमीटर होता है कितना, ठीक। चलिए यहाँ पे, है ना, एक क्वेश्चन इसके पहले थोड़ी बताया था, 1 नैनोमीटर होता है कितना होता है, तो याद रखेंगे, ठीक। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, ठीक ठीक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। देखिए यहाँ पे 1 नैनोमीटर बराबर वैल्यू यहाँ पे कितने लिए हम लोग, सेंटीमीटर में लिए हैं, तो कितना लिए हैं 10⁻⁻7, लेकिन 1 नैनोमीटर को जब हम लोग, ठीक है, मीटर में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर को जब हम लोग मीटर में मापते हैं कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। देखिए क्वेश्चन में यही आदमी फंसता है, ठीक है। पहले तो ये देखिए कि मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में, है ना, मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में। अगर वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1 नैनोमीटर में याद रखेंगे 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर वो मीटर में दिया हुआ है तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम के बारे में मैंने कहाँ पढ़ाया था, वहां पे, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉम की मतलब आप देखेंगे इसका मीटर में वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर, ठीक है।
एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। और एक फर्मी मीटर, जैसे एक फर्मी मीटर मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक, लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी मीटर, ठीक है। और फर्मी मीटर की जब हम लोग मीटर में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो कितना आता है 10⁻15 है ना, 10⁻⁻15 मीटर, कितना, तो 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तेल का एक बैरल हाँ ठीक है, देखिए जो यहाँ पे दिया है तेल, ठीक है, जो तेली लिक्विड होती है ना, कच्चा तेल हो गया, ठीक है। अभी मार्केट में है ना, आप लोग हमेशा सुनते होंगे कच्चा तेल है ना, बैरल, ये होता क्या है, देखिए ये जो तेल वाली चीजें है ना, तिलहन चीजें, ठीक है, तिलहन जिससे क्या होता है, तेल निर्मित होता है, कच्चा तेल बनता है, ठीक है। तो उसको मापा कैसे जाता है, तो याद रखेंगे बैरल से, ठीक है। तेल को मापते किससे हैं, तो याद रखेंगे आप, बैरल का इस्तेमाल होता है, उसका मात्रा क्या बैरल होता है। तो एक बैरल लगभग कितना होता है ये बताना है आपको, ठीक है। एक बैरल लगभग कितना होता है, तो याद रखेंगे 159 मीटर, कितना होता है 159 लीटर, ठीक है। एक बैरल कितना होता है, तो याद रखना है 159 159 लीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए समुद्र में जो जहाज चलती है ना, उसको कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे समुद्र की जो जहाज चलती है उसकी चाल को किससे मापा जाता है, नॉट से, किससे, तो नॉट से। और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ठीक है, जो नौसेना की जो पनडुब्बी हो गई है ना, या उनके जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो पानी जहाज है, ठीक है, जल में प्रयुक्त होने वाला जहाज है, ठीक है, उनकी दूरी को किसके मापते हैं, तो याद रखना है नॉटिकल मील से, ठीक। तो देखिए जहाज है ना, जहाज की जो चाल की माप है, जहाज की चाल की माप, ठीक है, जहाज की चाल की माप, इसको हम लोग नॉट से मापते हैं, किससे, तो नॉट से, ठीक है। ये किसके बारे में बात हो रही है, तो समुद्री जहाज के बारे में, ठीक है। इसी में याद रखेंगे नौसेना है ना, जो हमारे नेवी है, इंडियन नेवी, उनके द्वारा जो दूरी की कैसे मापी जाती है, ठीक, जो दूरी वो तय करते हैं, उसकी दूरी की इकाई क्या है, तो याद रखना है उसको मापते हैं हम लोग नॉटिकल मील से, ठीक है, किससे, तो नॉटिकल मील के द्वारा, है ना, नॉटिकल मील उनका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, चलिए मैं इस साइड को क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, उसके बाद हम लोग बीच वाले हिस्से में आगे की चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी चीज़ें हैं उसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, है ना। और हो सके अगर नोट डाउन करते बनता है ना, आप इतना टाइम अगर इसमें दे पाते हैं तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि जहाँ भी मात्रक आने वाले पेपर में आपको दिखने को मिलेंगे, जहाँ भी, ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो, तो क्या होंगे, इसी के अंतर्गत ही रहेंगे, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, अगर वो मात्रक से संबंधित है तो, ठीक है। देखिए चंद्रमा से, है ना, जैसे कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था, मान लीजिए उसमें मैं, है ना, हमारे जो सीनियर सर हैं या हमारे जो मैनेजर सर हैं, नाम क्या है उनका भाई, सुनील सूर्यवंशी जी, है ना, हमारे जो मैनेजर साहब हैं सुनील सूर्यवंशी जी, अगर उनको हम चंद्रयान 3 के यान में क्या करते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट के, ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनाकर उनको ट्रेनिंग देकर क्या किया जाता है, चंद्रमा में भेजा जाता है, और वो चंद्रमा जाते हैं, और चंद्रमा जाने के बाद चंद्रमा में जैसे भी क्या करते, वो कदम रखते, वो खुश हो जाते, और खुश होने के बाद थोड़ा सा नाचते गाते, और थोड़े वो मूडी टाइप के हैं, है ना, बोलते हैं कि सर इतनी चीजें है ना आ सकता है करके, और उसकी पार्टी साटी करने के बाद वो जब पृथ्वी तो आते समय ना, क्या यहाँ आएंगे तो सबूत दिखाना पड़ेगा उनको कि चंद्रमा में गए थे, उतरे थे, है ना, चंद्रमा के सतह पे चले थे, तो क्या करते हैं, वहां से पत्थर लेके आते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हमारे सुनील साहब, वहां से पत्थर ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या उनके अंदर बेचारे, है ना, हनुमान भगवान वाली थोड़ी सी क्या हो जाती है, फीलिंग आ जाती है, तो एक 2 पत्थर ले आते हैं, साथ में अपने कंधे में चट्टान उठा के ले आते हैं, ठीक है, ताकि चंद्रमा का चट्टान जो है भारत में, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया जाए,
उसमें खोज कार्य किया जाए। तो इसी दौरान आपको देखने को मिलता है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना, चंद्रमा की सतह से, चंद्रमा की सतह से चट्टान, है ना, चंद्रमा की जो चट्टान है उसको क्या किया जाता है, हमारे पृथ्वी पर लाया जाता है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर लाया जाता है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, क्या इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? ठीक है, द्रव्यमान क्या, उसका मास बदल जाएगा। मतलब द्रव्य, चंद्रमा में जो चट्टान था उसको हम लोग चंद्रमा से कहाँ ले आए, पृथ्वी, तो उसका जो द्रव्यमान है, मास, क्या वो बदल जाएगा? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। उसका जो वजन है और साथ ही जिसका वेट है ना, मतलब मास, उसका भार मतलब क्या होगा, वेट, और द्रव्यमान क्या, मास, दोनों बदल जाएगी। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा में देखते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों क्या होंगे, नहीं बदलेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, और चौथा वजन है, देखिए इसका चौथा ऑप्शन है, इसमें बोला गया है कि भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, भार क्या होता है, याद रखेंगे, बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं। ठीक है, 1/6 की वैल्यू आप जानते हैं, है ना, कि वहां से किसी चीज को हम लोग लाते हैं, कैसा, किसके इक्वल होता है, 1/6। इसको हम लोग क्या करेंगे, मैं आगे जैसे क्वेश्चन उसको शामिल किया गया क्वेश्चन में, वहां उन सब चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग केवल इतनी चीजों को याद रखना। ठीक है, कि चंद्रमा की सतह पर कोई चट्टान है। ठीक है, उस चट्टान को हम लोग क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी में लाते हैं, तो उसका जो है ना भार, मान लो वहां उसका भार कितना है, 100 kg का है, तो यहाँ क्या होता है, भार जो है बदल जाएगा, लेकिन वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आ ही गया। देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। ठीक है, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है, याद रखेंगे, यहां से प्रश्न जो है पूछा गया है ना, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कितना, तो 1/6। ठीक है, इसका मतलब देखिए, चंद्रमा पर मान लो गुरुत्वीय त्वरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी चीज के बारे में बात बता रहा था आपको। तो देखिए, चंद्रमा से किसी भी चीज, कोई भी चीज आप लाते हैं पृथ्वी पर, तो क्या होता है, उसका जो है भार बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या है, यथावत रहता है। ठीक, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग करके किसके मापन किया जाता है? ठीक है, डेसिबल किसका मात्रक है, तो याद रखेंगे ध्वनि की तीव्रता का। ठीक, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो याद रखना आप लोग डेसिबल से। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो याद रखना है डेसिबल से। किससे, तो डेसिबल से। देखिए, अब पूछा क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर और बार। ठीक है, क्यूसेक, ठीक, क्यूसेक के रिएक्टर मात्रा के बारे में पूछा गया है। अगला है बाइट, अगला क्या है, तो बाइट है। फिर है रिएक्टर, फिर क्या है, तो रिएक्टर है। और अगला है फिर बार। देखते हैं इनकी इकाई क्या होती है। देखिए, क्यूसेक जो है रेट ऑफ फ्लो, जो द्रव है ना, द्रव के फ्लो की दर को मापता है। ठीक है, क्यूसेक जो है द्रव प्रवाह की दर को मापता है। ठीक है, द्रव प्रवाह की दर को मापता है। अगला क्या है, बाइट। ठीक है, अगला क्या है, बाइट है। और बाइट जो है किसको, बाइट है ना, बाइट का इस्तेमाल किसमें करते हैं जी, बीट, बाइट। तो याद रखना ये कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है। किसमें, तो कंप्यूटर में। ठीक, अब अगला देखते हैं रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर है ना, रिएक्टर याद है, भूकंप याद आता है। तो रिएक्टर क्या होता है, स्केल होता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो रिएक्टर से, है ना। भूकंप की तीव्रता,
भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो याद रखना है रिएक्टर से, ठीक है। उसी प्रकार बार, ठीक है, बार दिया है यहाँ पे, और बार को मापा जाता है दाब, किससे? तो दाब से। याद रखेंगे बार जो है मात्रक है दाब का ना, ठीक है, एक इकाई के रूप में भी है वो। चलिए, इसमें क्या है, बार बार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर है तो रिपीट किया हुआ है कुछ चीजें जो है, ठीक है। मात्रक से संबंधित चीजों को एक तो हम लोग देखे थे, ठीक। मेगावाट बिजली की नापी इकाई की, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। एक क्रेडिट, एक क्रेडिट किसके बराबर होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रहे 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड कितने 1000 kg के, एक कार्बन के किस बराबर होता है? तो याद रखना है 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये है ना, ये कल के पीएससी के एग्जाम में आया था, 52 लोगों का क्वेश्चन है। देखिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो सन, ठीक है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और डाप्सन से किस सकते हैं? याद आप लोग, ओजोन परत की मोटाई, ठीक, ओजोन परत की मोटाई है ना, ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन से मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए थर्ड साइड को मैं क्या करता हूं, आपका जो थर्ड है उसको मैं इरेज करूंगा, और अगले जो है यहाँ पे क्या है तो हम लोग करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, दिक्कत क्या है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेल्सियस है ना, इससे क्या मापा जाता है? टेम्परेचर को, है ना। जब आपको बुखार होता है उसको किससे मापा जाता है? तो याद रखेंगे सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट से, ठीक। आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच फैक्टर से किसको मापा जाता है? तो याद रखेंगे ब्लड, है ना। आर एच फैक्टर से किसको मापा जाता है इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आर एच फैक्टर से आपको याद रखना है रक्त के दाब मापा जाता है, किसका? रक्त दाब, ठीक है। पास्कल, पास्कल को मैंने आपको बताया दाब दाब मापा जाता है। जूल को छोड़ते हैं, पढ़ चुके हैं ना, क्यूरेक्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, और किलो जूल भी ऊष्मा की इकाई है। इसमें क्या नहीं होगा? वाट, ठीक। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? याद रखना, ठीक है, एक हॉर्स पावर, ठीक है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे 746 वाट, कितना? तो 746 वाट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एटमॉस्फेरिक दबाव है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो याद रखना है बार, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पारिस्थितिक दबाव, क्या? तो पारिस्थितिक दबाव, ठीक है। पारिस्थितिक दबाव या पारिस्थितिक दाब का मापा किससे जाता है? तो याद रखेंगे बार से, है ना। किससे? तो बार से। एम्पियर से किसको मापते हैं? तो विद्युत धारा को, है ना। एम्पियर से किसको मापते हैं? तो विद्युत धारा को, ठीक। कभी क्वेश्चन पूछा जाए 1 किलोवाट जूल, ठीक, 1 किलोवाट घंटा, ठीक, क्या ना 1 किलोवाट घंटा, ये इसका मान क्या होता है? तो याद रखना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यही इसका आंसर होगा। साथ ही इसके साथ 10⁻³ जूल भी दिया है, 10⁵ जूल भी दिया है, ठीक है। उसी प्रकार चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है ना,
विद्युत प्रतिरोधकता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना, इसकी इकाई क्या है तो आपको याद रखना है ओम। क्या होता है? ओम। चलिए, हवाई जहाजों तथा पोतों की गति, ठीक है, हवाई जहाजों तथा पोतों की गति जिसको हम लोग नाट में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो 100 नाट की गति कितनी होती है इसको बताना है। तो ये एक याद रखिएगा, ये 100 नाट को पूछा है कि 100 नाट की गति कितनी होती है, तो आपको याद रखना है, ये बताना है। और ऑप्शन में दिया है 100, 115, 130, 160। तो याद रखेंगे 115 मील प्रति घंटा, ठीक है। 100 नाट की स्पीड क्या होती है तो आपको याद रखना है 115 मील प्रति घंटा जो है 100 नाट की स्पीड होती है, ठीक। तो एक नॉट को आप लोग ले सकते हैं, है ना, कितना, तो नॉट में ले सकते हैं इसको 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए 100 नॉट की गति कितनी होती है तो याद रखना है 115 मील प्रति घंटा, ठीक है, 115 मील प्रति घंटा। और साथ ही याद रखना अंतर्राष्ट्रीय नॉट कितना होता है तो 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट तापमान पर, ठीक है, फ़ारेनहाइट तापमान पर ठीक, फ़ारेनहाइट का है एक पैमाना है और इस तापमान में देखेंगे 200, है ना, 200 फ़ारेनहाइट तापमान आपको देखने को मिलता है। और इसको क्या करना है, सेल्सियस में हमें बदलना है, ठीक है। इस मान को, फ़ारेनहाइट को मान को हमें सेल्सियस में बदलना है। आपका सेल्सियस में इसका मान कितना आएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होते हैं C-0/100, ये बराबर होता है फ़ारेनहाइट -32/180 के, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, देखिए सेल्सियस -0/100 ये जो है इसका क्या होता है, सूत्र होता है, फार्मूला होता है। इसमें जब हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट को हमें कितना दिया है, 200 फ़ारेनहाइट तापमान दिया है, इसको हमें सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस -0/100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस का सेल्सियस में ही क्या करना है, सेल्सियस का वैल्यू निकालना है। -0/100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट कितना दिया है तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 200 -32/180, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने लगते हैं। तो C/100 इक्वल टू ये है 200 में 132 घटा कितना बचा साहब बताइए, तो ये आ जाएगा आपका 1, है ना, 68 इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कट फिट करेंगे तो 20 पंचे 20 निया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 3 से ये कटता, हाँ 9 से भी कट जाए, नहीं से नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, ठीक है। इसका 5 के साथ गुणा होगा और ये हो जाएगा 3, देखिए 5 छक्का 30, 3 5 पंचे 25, 3 28 भागे 3, ये कितना आ जाएगा, 3 निया 27, 3 3 9.333, ये ऐसा ही क्या हो जाएगा, इसमें बार लग जाएगा और चलते रहेगा। तो देखिए फ़ारेनहाइट कितना था 200, इसको सेल्सियस में बदले तो इसका वैल्यू कितना आएगा 93.33 सेल्सियस, है ना, 93.33 सेल्सियस। और इसमें आप याद रखेंगे जो सूत्र क्या था, C-0 सेल्सियस -0/100 ये किसके बराबर होता है, फ़ारेनहाइट -32/180। इसमें क्या करेंगे आप, वैल्यू पुटिंग करेंगे, आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आज का क्लास आपका क्या करूंगा, देखिए ये जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को आपको मिला, आज हम लोगों ने जितने भी मापन होते हैं, ठीक है, जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, जितने भी मात्रक होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में यहाँ से पढ़ लिया है। आज के बाद किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, ठीक है, मात्रक से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वो हम लोगों ने जो 1 घंटे के अंदर पढ़ा है यहीं से है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से बाहर जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, ठीक है। तो क्या करें, इतनी ही चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अब टाइम हो गया 2:30 बजने के आसपास का, हमारे जो टेक्निकल साहब हैं, हमारे सोम जी महोदय को क्या भूख लग रहा है, बोल रहे हैं सर थोड़ा सा भूख लग रहा है करके, तो क्लास को अब छोड़ा जाता है। इसके बाद आफ्टर कुछ समय बाद आपको दूसरा क्लास मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मात्रक से जितनी भी चीज़ें क्या होंगी यहाँ पे मैंने आपको बताया है, आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे और इतना क्या है, मोर देन इनफ है किसके लिए, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए।
इतनी ही चीज़ों को पढ़ें और बार बार पढ़ें, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। चलिए ठीक है ना, मैं अभी का क्लास एंड करता हूँ और बाकी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।